हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लॉ पोर्टल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अभी तक हमने समझा है कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या है, किसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और अगर आप वो नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये कि आपने हमारी कॉन्ट्रैक्ट के इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, तो आप इस वीडियो को भी पॉज करके पहले उसको देखें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको पता रहे कि हमारे चैनल पे आपको किस तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है वो कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हम लोग अभी तक जानते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है। नंबर वन, प्रपोजल, एंड नंबर टू, एक्सेप्टेंस। इन दोनों कॉम्बिनेशन के बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट होता है। एक पर्सन पहले कुछ प्रपोज करता है, सेकंड पर्सन जिसको प्रपोज किया गया है वो जब एक्सेप्ट करता है, तब वहां पे एक बेसिकली एक अग्रीमेंट फॉर्म होता है। और वो अग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल हो जाता है, तब उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्रपोजल है और जो एक्सेप्टेंस है, इन दोनों की कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, और इन दोनों की कम्युनिकेशन कब कब कंप्लीट होती है। इसी को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, ये सब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ये सब होती कैसे है। उसके लिए सेक्शन 3 को देखते हैं। सेक्शन 3 क्या बोलता है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल्स एंड द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting, or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance, or revocation, or which has the effect of communicating it। तो इन सब लीगल jargons में ना पढ़ते हुए सिंपल समझते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रपोजल, एक्सेप्टेंस या फिर रेवोकेशन की कम्युनिकेशन कब होती है? जब द पर्सन हु इज मेकिंग द सेड प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन communicates it with its communicates his intent of communication टू दैट पर्सन, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। लेकिन ये कम्युनिकेशन जो है, ये कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? उसके लिए हम आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 क्या बोलता है? द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made, and the communication of an acceptance is complete as against the proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, and as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो जब फर्स्ट एग्जांपल में कहता है ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। तो अभी जो प्रपोजल है ये कंप्लीट कब होगा? जब ये बी की नॉलेज में आ जाएगा, तब जो है वो प्रपोजल कंप्लीट हो गया। और बी क्या करता है? इन रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल, और अपना एक्सेप्टेंस जो है एक लेटर भेजता है। अब ये जो बी ने लेटर भेजा, ये जो उसने अपनी एक्सेप्टेंस भेजी, तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये ए के लिए तो हो, यानी कि ए के लिए तो तब कंप्लीट होगी जब जैसे ही बी ने जो है वो लेटर को कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला, यानी कि पोस्ट कर दिया। बट फॉर बी ये एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब वो ए के नॉलेज में आ जाएगा। तो आप समझे फ्रेंड्स कि जो प्रपोजल है, जब ए ने अपना लेटर जो है जब ए ने अपना लेटर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला, तब तक भी वो प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं थी। वो जो प्रपोजल था वो बी तक पहुंचा, तब वो प्रपोजल जो है उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई। वहीं पे जब बी ने जो अपने एक्सेप्टेंस को जब भेजा, उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला, तो उसके कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डालते ही ए के लिए, यानी जो प्रपोजर था, उसके रिगार्डिंग तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। बट जो बी है, जो एक्सेप्टर है, उसके लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी? जो लेटर ए की नॉलेज में आ जाएगा। तो अभी तक तो हमने समझ लिया कि कम्युनिकेशन कब कैसे कंप्लीट होती है, कब कंप्लीट मानी जाती है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज भी आती है कि प्रपोजल तो चलो जो भी है, जैसे भी आपने कम्युनिकेट कर दिया, जो जैसे प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो एक्सेप्टेंस होती है वो किस तरह से होनी चाहिए, वो बात आती है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 बोलता है कोई चीज जो भी एक्सेप्टेंस है, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। यानी कि आप चाहे तो पूरा सेक्शन इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि सेक्शन 7 ये बोलता है कि अगर कोई एक पर्सन है जो एक प्रपोजल मेड करता है, एक प्रपोजल देता है पर्सन बी को, तो अगर पर्सन बी इंटरेस्टेड है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में, तो उसको एक्सेप्टेंस जो है वो उसी फॉर्म में देनी पड़ेगी, बिल्कुल एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड देनी पड़ेगी, जिस जैसे कि उसके पास प्रपोजल आए। यानी कि अगर आज पर्सन ये बोलता है कि जी मैं अपना घर बेच रहा हूँ, मुझे अपना घर बेचना है और मुझे 5 CR में अपना घर बेचना है, तो पर्सन बी जो है उसको, उससे अगर वो एक एक्सेप्ट करता है, तो उसकी एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब वो उस घर को उसी कंडीशन में जिसमें वो है 5 CR में खरीदने को रेडी हो जाएगा, कोई कंडीशन उसमें इंपोज नहीं करेगा।
उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्योंकि अगर जो बी जो है, लेट्स से कि बी ये बोलता है कि नहीं नहीं आप जो है ना घर में थोड़ी मॉडिफाई करो, या फिर मैं 5 CR नहीं मैं 4 CR दूंगा उस घर के लिए, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, उसको कुछ और बोलते हैं। उस प्रोसेस को उस तरह उस इस ट्रांजेक्शन क्या बोलते हैं वो हम आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में जानेंगे। तो अब आते हैं सेक्शन 8 पे। अब सेक्शन 8 क्या बोलता है? एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। बेसिकली ये सेक्शन क्या बोलता है? अगेन फ्रेंड्स, अगर आपको इसको रीड करना है तो आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। ये सेक्शन बेसिकली ये बोलता है, जैसे सेक्शन 7 ने तो ये बोला कि जी एक्सेप्टेंस किसी भी प्रपोजल की वो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, तभी जो है एक्सेप्टेंस और प्रपोजल को कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि एक्सेप्टेंस जो है होते तो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड ही है, लेकिन वो वर्बली या इन रिटर्न में कन्वे नहीं की जाती, तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कब होती है? जब आप जो प्रपोजल की कोई कंडीशन होती है उस कंडीशन को फुलफिल कर दें विदाउट वर्बली और इन राइटिंग, अपनी कंसेंट अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करे बिना। अब इसको अगर हम एग्जांपल से समझे तो देखिए, मैं आपको बताऊं तो ए जो है जैसे अपना घर बेचना था, तो उसे अपना घर बेचना है 5 CR में, पर उसकी एक और कंडीशन भी है कि जिसको ये घर खरीदना है वो आज ही के दिन पहले मुझे 50 lakhs जो है मुझे एज एन अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये अगर कोई 5 CR में कोई लेट्स से 5 CR में खरीदने को तैयार भी है, लेकिन वो आज के आज मुझे 550 lakhs नहीं दे सकता, तो वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे अब क्या है कि ये ऑफर जो है पर्सन ए 5 लोगों को देता है। अब फर्स्ट पर्सन आगे बोलता है कि जी मैं तो 5 CR दे सकता हूँ, लेकिन मैं आज 50 lakhs नहीं दूंगा। खत्म हो गई बात। दूसरा बंदा बोलता है नहीं जी मैं तो 2.5 CR दूंगा, मैं 50 lakhs आज ही दूंगा। वो भी नहीं हुआ। इस तरह से 4 लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रेंज से कुछ भी जो है ये इसके अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देते, यानी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं देते। फिर एक बंदा आता है, पर्सन बी। अब पर्सन बी क्या करता है? उसको सारी चीजें पता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन पता है। वो ए को कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जाके उसके पास 50 lakhs जो है डिपॉजिट कर देता है उसी दिन। अब ये जो उसके 50 lakhs डिपॉजिट किए हैं, इससे क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसने इसका मतलब ये है कि उसने जो उसकी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है वो कन्वे कर दी उस कॉन्ट्रैक्ट उस प्रपोजल की कंडीशन को फुलफिल करके। क्योंकि यहाँ 50 lakhs डिपॉजिट का मतलब यही है कि उसने आज क्या 50 lakhs दे दिए, दैट मीन्स ही इज फाइन विद द हाउस एंड विद द प्राइस ऑफ 5 CR एज वेल। और उसी की एक्सेप्टेंस को दिखाने के लिए, उसने अपनी विलिंगनेस को दिखाने के लिए 50 lakhs का अर्नेस्ट मनी भी उसी दिन डिपॉजिट करा दिया। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं acceptance by performing condition or receiving consideration, or in a short form you can also say implied acceptance। अब ये जो यहाँ पे मैं नेचर एंड स्कोप और एक्सेप्टेंस ऑफ बाय कॉन्डक्ट आपके लिए यहाँ लिखे हैं, ये सब आप वीडियो को पॉज करके डेफिनेटली नोट कर लें, ये सब के सब आपके लॉ स्कूल एग्जाम से बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम आज यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय।